सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट असॉल्ट एंड बैटरी। असॉल्ट एंड बैटरी हम दोनों एक साथ इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही आइडेंटिकल से हैं, कुछ बहुत ही माइनर से इनमें डिफरेंस है, और ये दोनों ही अलॉन्ग विद फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ह्यूमन बॉडी के खिलाफ जो टॉर्ट्स होते हैं वो होते हैं। तो ये हम दोनों को डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की बात करेंगे। तो असॉल्ट में क्या होता है, देखिए सबसे पहले होता है थ्रेट। कैसा थ्रेट? सपोज करिए x और y दो लोग हैं, y x के यहाँ पे x के सर पे गन पॉइंट करता है, बोलता है आई विल शूट यू। तो x को एक फियर होगा, एक थ्रेट होगा, किस चीज का? इंजरी का, कि हाँ मेरे खिलाफ फोर्स यूज हो सकती है। ये चीज आप स्टीफन्स वर्सेस मायर्स के केस से भी समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक बोर्ड मीटिंग चल रही होती है और जो स्टीफन्स रहते हैं ये बोर्ड के चेयरमैन रहते हैं, और ये जो बंदा रहता है ये आदमी उठ के हाथ में कुछ एक वेपन लेके और उनकी तरफ मारने के लिए आगे बढ़ता है। बीच में बहुत सारे लोग रहते हैं जो इन्हें रोक लेते हैं, पर जब कोर्ट में बात जाती है तो कोर्ट का ये मानना रहता है कि भाई वो ठीक है, लोगों ने रोक लिया, बीच में बहुत सारे लोग थे, पर कहीं ना कहीं स्टीफन्स के मन में एक थ्रेट आ चुका था, एक परसेप्शन बन गया था कि यस आई एम गोइंग टू गेट हर्ट। तो थ्रेट होना चाहिए। दूसरी चीज विल टू हर्ट, विल होनी चाहिए हर्ट करने की। ऐसे नहीं कि सपोज करिए एक्स वाई जेड, तीन दोस्त चाय पी रहे हैं, जेड एक्स और वाई को बहुत सारे लेम जोक सुनाता है, एक्स वाई बोलते भाई अब तू चुप कर जा वरना हम तेरे पांव तोड़ देंगे। तो जेड डरेगा नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें वो विल टू हर्ट नहीं है, तो ये असॉल्ट नहीं होगा। ना ही जेड डरेगा ना ही वो विल टू हर्ट है। तो एक कंटिन्यूएशन होनी चाहिए। जहां वाई ने एक्स को बोले ना गोली मार दूंगा, दोनों एक दूसरे से अननोन है, तो एक्स को लगेगा कि भाई मार भी सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो ऐसा। अब तीसरी चीज एबिलिटी टू कैरी थ्रेट। जो थ्रेट है उसकी एबिलिटी होनी चाहिए उसे कैरी करने की। कैसे? मान लीजिए कि एक्स की जो बंदूक है उसमें गोली ही नहीं है, ठीक है। अब एक्स की बंदूक में गोली नहीं है और उसने वाई को ऐसे बिल्कुल वाई की तरफ एम करके बैठा कि मैं मार दूंगा, और एक्स की बंदूक में गोली नहीं है ये बात वाई को पता है। तो थ्रेट कैरी हो का रहा है? थ्रेट तो वहीं खत्म हो गया जहां उसे पता कि अरे गोली नहीं है, क्या चलाएगा, कोई असॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो थ्रेट कैरी होना चाहिए। हाँ, अगर वहीं एक्स को, जब एक्स इसकी तरफ गन पॉइंट कर रहा है तो वाई को ये लग रहा है कि हाँ यार इसकी बंदूक में गोली होगी, चला दिया तो मेरे को यहाँ लगेगी वहां लगेगी, मैं मर सकता हूं, तो एक थ्रेट है, तो वो थ्रेट कैरी होना चाहिए। द लास्ट इज परसेप्शन ऑफ हर्ट टू द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ के मन में कहीं ना कहीं ये परसेप्शन होना चाहिए कि हाँ मैं हर्ट हो जाऊंगा। मान लीजिए कि ये वाई जो है वो एक्स को गन एम करता है, वो बोलता है मैं मार दूंगा। एक्स बोलता है तू क्या मारेगा, चल निकल यहां से। तो जो प्लेंटिफ है उसे परसेप्शन ही कहाँ है हर्ट होने का, वो तो बोल रहा है चल निकल यहां से, तू नहीं मार सकता, यू डोंट हैव दैट गट्स टू शूट मी। फिर किस बात का असॉल्ट? तो ये चार चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले थ्रेट होना चाहिए, उस इंसान की जो थ्रेट दे रहा है उसकी विल होनी चाहिए हर्ट करने की, उस थ्रेट को कैरी करने की एबिलिटी होनी चाहिए, और प्लेंटिफ के मन में एक परसेप्शन होना चाहिए कि यस आई एम गोइंग टू गेट हर्ट। ये होता है असॉल्ट। अब हम बात करते हैं बैटरी की। बैटरी में क्या होता है? असॉल्ट में फोर्स यूज नहीं हुआ कभी भी, आपने देखा, सिर्फ थ्रेट दिया गया। इसमें भाई फोर्स यूज हो जाता है। और सबसे मजे की बात यह है कि किसी इंसान पे अगर आप थूक देते हैं तो वो भी बैटरी में आ जाता है, तेजी से पानी फेंक देते हैं तो वो भी बैटरी होती है, ठीक है। यूज ऑफ फोर्स विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन पे आप किसी पे भी कितनी भी अमाउंट का फोर्स यूज करते हैं, यू आर सेट टू कमिट बैटरी। इसका केस देखिए, प्रजापति दाजी वर्सेस बीबी रेलवे कॉरपोरेशन। क्या हुआ था इस केस में? ये प्रजापति दाजी जो थे
ये भाई विदाउट टिकट ट्रेवल कर रहे थे। अब विदाउट टिकट ट्रेवल कर रहे थे तो रेलवे वाले आए, उन्होंने बोला टिकट दिखाइए, नहीं दिखाया, टिकट दिखाइए, नहीं दिखाया, वाले उतरिए, नहीं उतरेंगे, हम तो डॉन है। भाई डॉन भाई साहब को उन्होंने धक्के मार के ट्रेन से उतार दिया। डॉन भाई साहब ने बोला भाई मेरे साथ तो हुई बैटरी कमिट। कोर्ट गए, कोर्ट ने बोला किस बात की बैटरी? जब उन्होंने आपके खिलाफ फोर्स यूज किया तो देयर वाज अ लॉफुल जस्टिफिकेशन कि आप विदाउट टिकट उस ट्रेन में सफर कर रहे थे। सपोज करिए ए बी को लेने उसके घर जाते हैं। ए इज अ पुलिस ऑफिसर और बी का लेना है उन्हें क्या? एविडेंस। बी से एविडेंस लेना है, बेसिकली बी विटनेस है और विटनेस से उन्हें उनका स्टेटमेंट लेना है। तो ए बी के पास जाते हैं और बी से कहते हैं चलिए पुलिस स्टेशन, आपको बुलाया गया है। बी कहता है मैं नहीं जाऊंगा, दम है तो ले चलो। अब पुलिस से ज्यादा दम फिर किस में रही? पुलिस वाले ने उठाया, पटका, गाड़ी में ले गया। तो बी फिर ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे साथ तो बैटरी कमिट हुई है। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि जहां पे मर्डर हुआ वहां पे बी प्रेजेंट था और पुलिस के पास पावर है कि वो बी से पूछताछ कर सकती है। हाँ, बी को विटनेस बनना है, कोर्ट में नहीं बनना है, वो बी के ऊपर डिपेंड करता है, पर प्राइमरी पूछताछ तो पुलिस कर सकती है। बी कोऑपरेट करेगा, नहीं करता है तो अगर वो उसको जबरदस्ती भी पुलिस स्टेशन तक ले जाते हैं तो वो बैटरी में नहीं आएगा। तो बेसिकली कि अगर कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन है उस फोर्स को यूज करने का तो वो बैटरी नहीं है, और अगर कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है तो वो बैटरी है। तो असॉल्ट और बैटरी में क्या अंतर हुआ कि यहाँ पे थ्रेट था, विल टू हर्ट था, एबिलिटी टू कैरी थ्रेट था, परसेप्शन ऑफ गेटिंग हर्ट था। मतलब यहाँ पे कभी भी फोर्स वो यूज हो ही नहीं रहा था, हमेशा एक डर बना हुआ था कि हाँ फोर्स यूज हो सकता है, और यहाँ तो फोर्स पहली ही स्टेज में यूज हो गया। बस दैट्स इट। अब हम देखते हैं दूसरा टॉट। ये कंसेप्ट इतने ही है, आप बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत ही सरल है और ज़्यादा क्वेश्चंस इन पे बनते नहीं हैं, बट जी हाँ कभी कभार दो क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस इन पे आ जाते हैं। तो इन्हें भी आप अच्छे से पढ़िएगा, और बहुत आइडेंटिकल कंसेप्ट है तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। असॉल्ट में आप ये मान के चलिए कि थ्रेट है सिर्फ, और बैटरी तो नाम ही सजेस्ट करता है कि भाई उसकी बैटरी फुल चार्ज थी, उसने तो थ्रेट दिया ही नहीं, सीधे आके एक धक्का दिया, स्लैप मार दिया या फिर पानी फेंक दिया, तो ऐसा। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की। सो लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट बेसिकली होता क्या है? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट होता है जब आप किसी को कंप्लीटली रिस्ट्रेन कर दो उसकी लिबर्टी से, कंप्लीटली रिस्ट्रेन कर दो। अच्छा, कंप्लीटली रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि बेसिकली आप किसी इंसान को एक लिमिट में कन्फाइन कर देते हो, एक लिमिट में उसको फॉल्सली इम्प्रिजन, उसको पता भी नहीं चलता कि वो इम्प्रिजन्ड है और वो बाहर भी नहीं निकल पाता। देखिए होता क्या है कि ये जो केस है, अच्छा, विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, और उसका कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन भी नहीं होता। लॉफुल जस्टिफिकेशन होता क्या है? अगर पुलिस पकड़ रही है, पुलिस पकड़ेगी तो लॉफुल जस्टिफिकेशन ही है। लेकिन क्या होता है कि देखिए, अगर मान लीजिए पुलिस ने पकड़ लिया किसी इंसान को, वो सुसाइडल है, उसकी टेंडेंसी सुसाइडल है, उसको ले जाके एक कमरे में बंद कर दिया कि नहीं तू सुसाइड नहीं करेगा, तो वो चीज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में नहीं आएगी क्योंकि वो लॉफुल है, उसे कोई क्राइम करने से रोका गया है। पर अगर किसी को बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के कन्फाइन कर दिया जाए, किसी को उसकी लिबर्टी से रिस्ट्रेन कर दिया जाए, तो वो होता है आपका फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। इसका ये केस है मियरिंग वर्सेस ग्रेहम वाइट एविएशन को। क्या होता है कि जो प्लेंटिफ होता है उसे जो पुलिस होती है वो इस बात पे मना लेती है कि वो ऑफिस में ही रहे। अब वो ऑफिस में ही बैठा रहता है और उसे ये रियलाइज भी नहीं होता कि ही हैज बीन रॉन्गफुली कन्फाइंड, पर जब उसे रियलाइज होता है और वो कोर्ट में केस करता है तो उसका जो केस है वो सक्सेसफुल होता है और कोर्ट उसे रॉन्गफुल फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए जो है
दिलवाती है कंपनसेशन। अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में डिफेंस नहीं मानी जाती, जैसे कि सबसे पहले फॉर अ स्मॉल टाइम। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो उसे रॉन्गफुल कन्फाइन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में डाला उसे एक जगह और 5 मिनट बाद निकाल लिया। जी नहीं, ये गलत है। आपने अगर 5 मिनट के लिए भी उसे फॉल्सली इम्प्रिजनमेंट किया तो आप वैसे ही लायबल होंगे जैसे आप 5 दिन, 5 महीने, 5 साल या 5 घंटों तक अगर करते तो होते। दूसरा, प्लेंटिफ डिड नॉट नो। सपोज करिए एक्स एक रूम में सो रहा है, ठीक है, वाई गया बाहर से ताला लगा के आ गया, एक्स के पास कोई बाहर जाने की जगह नहीं है, लेकिन एक्स उठता है उससे पहले ही ताला खोल भी देता है। जब एक्स को पता चलता है और वो रॉन्गफुल तरीके से कि उसे रिस्ट्रेन किया गया था तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का केस करता है, तो वाई क्या बोलता है, वाई की प्रीडिंग्स क्या रहती है कि नहीं नहीं मैंने तो इसके उठने से पहले खोल दिया था, इसे तो पता भी नहीं है कि रॉन्गफुली मैंने इसे रिस्ट्रेन करके रखा था। तो कोर्ट क्या कहती है कि भले ही उसे पता हो चाहे ना पता हो, प्लेंटिफ की नॉलेज में है या नहीं है, आपने तो टॉर्ट कमिट किया। टॉर्ट फीजर को तो ये पता है कि टॉर्ट फीजर ने एक टॉर्ट कमिट किया है, और अगर आपने टॉर्ट कमिट किया है तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये होता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अब इसके बाद हमारे कुछ 2-3 टॉपिक और बचे हैं, जैसे कि नर्वस शॉक, डिफेमेशन और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। अब इसके बाद हम नर्वस शॉक पढ़ते हैं, फिर डिफेमेशन पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, और उसके बाद हमारा टॉर्ट का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। और टॉर्ट का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम उसमें टॉर्ट के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके देखेंगे। चलिए, थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी अड्डा। सो we have discussed about many of the torts, and now we are going to discuss about 3 more torts, which the first is nervous shock and the other 2 are defamation and malicious prosecution. So let's first deal with the concept of nervous shock. Nervous shock, पहले मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ। उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। फर्स्ट इज कि कोई शॉकिंग इवेंट होना चाहिए, उसके कारण कोई प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप होनी चाहिए, जो शॉकिंग इवेंट जिसके बारे में भी सुनाया जा रहा है उससे रिलेटेड कोई प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप होनी चाहिए। रीजनेबल फोरसाइट होनी चाहिए, ठीक है, एक रीजनेबल फोरसाइटनेस होनी चाहिए कि हाँ इस न्यूज़ से या इस एक्सीडेंट से ऐसा हो सकता है, अगर बताया जाएगा, देखा जाएगा तो इस आदमी को नर्वस शॉक मिल सकता है। एंड लास्ट इज साइकेट्रिक डैमेज। फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए, साइकेट्रिक डैमेज, मेंटल डैमेज होना चाहिए। जब हम शॉकिंग इवेंट की बात करते हैं तो शॉकिंग इवेंट ये होते हैं कि किसी सुपरनेचुरल एक्टिविटी के बारे में आप किसी को बता दो, या फिर किसी लव्ड वन की डेथ के बारे में आप किसी को बता दो, या फिर आप किसी नेचुरल कैलेमिटी के होने के बारे में उसे बता दो कि थोड़ी देर बाद ऐसा होने वाला है, थोड़ी देर बाद इसकी डेथ हो जाएगी, यहाँ पे भूत है, वहाँ पे प्रेत है, यहाँ पे आत्मा है। ये सारे शॉकिंग इवेंट्स होते हैं। अच्छा, शॉकिंग किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। अब भाई किसी के लिए ये भी शॉकिंग हो सकता है कि यार तुम्हारे भाई को पिन चुभ गई, हो सकता है वो उससे शॉक में चला जाए। और किसी के लिए ये भी शॉकिंग ना हो कि भाई तुम्हारे भाई को गोली लग गई, हो सकता। सबकी अपनी अपनी मेंटल कंडीशंस होती हैं। तो बेसिकली जो शॉकिंग इवेंट होता है वो डिसाइड किया जाता है कि रीजनेबल मैन के मेंटल हेल्थ के हिसाब से। अब प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप की हम जब बात करते हैं तो प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप क्या होती है। प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप के 3 कंडीशंस होते हैं कि वो एक प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप हो। कैसी प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप कि हस्बैंड वाइफ, सन डॉटर, ब्रदर मदर, फादर, मतलब जिससे आप, जो आपके लव्ड वंस होते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, देखिए, पहली चीज तो जो एक्सीडेंट है उसके बारे में जिसको नर्वस शॉक लग रहा है उसको कोई आके बताए ना,
वो खुद देखे या तो एक्सीडेंट के स्पॉट पे या उसके बाद में किसी इमीडिएट स्पॉट जैसे हॉस्पिटल या घर जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे देख के होना चाहिए, किसी के द्वारा बताने पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। खुद उसे देखे उस चीज़ को, उसे शॉक लगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ, कोई तीसरा बंदा आके बोल रहा है अरे वहाँ तो एक्सीडेंट हो गया, तो फिर उस एक्सीडेंट वाली गलती नहीं है, तो फिर गलती किसकी, जो आके बोल रहा है उसको, उस पर नर्वस शॉक का चार्ज लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज कि पहली तो ये हो गई, ठीक है, कि वो देखें। दूसरी चीज उनके बीच में कोई प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप हो, ठीक है, एक प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप होना चाहिए। और अगर उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हुआ है या फिर किसी भी तरीके की कोई घटना हुई है, तो या तो वो स्पॉट पे हो या फिर स्पॉट के बाद का जो इमीडिएट इफेक्ट जो प्लेस हो वहां पे प्रेजेंट हो, और वहां पे देखकर उन्हें शॉक लगना चाहिए, ना कि किसी के द्वारा बताए जाने पर। फिर बात आती है रीजनेबल फोरसाइट की। रीजनेबल फोरसाइट हम पहले भी बात कर चुके हैं। क्या होता है, सपोज करिए कि एक्स और वाई एक टू व्हीलर पे बैठ के जा रहे हैं, यहाँ से एक ट्रैम आ रहा है और ये टकरा जाता है। ये हमने केस लॉ में पहले भी पढ़ा है एग्जाम्पल। और ये दोनों यहीं पे इनकी डेथ हो जाती है, यहाँ पे खूब सारा खून इकट्ठा हो जाता है रोड पे। जेड एक लेडी जो कि प्रेग्नेंट थी, वो वहां से निकल रही थी, उसे ये देख के नर्वस शॉक लगता है और उसका मिसकैरेज हो जाता है, उसका जो बच्चा है वो पेट में ही उसकी डेथ हो जाती है। तो जेड इन पे नर्वस शॉक का केस करती है इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पे। तो कोर्ट क्या कहती है कि इट इज नॉट रीजनेबली फोरसाइटेड कि उस खून से आपको नर्वस शॉक लगेगा, तो कोर्ट किसी भी तरीके के डैमेजेस अवॉर्ड नहीं करती है। इसके बाद जो डैमेज है वो फिजिकल नहीं, साइकेट्रिक डैमेज होना चाहिए, बेसिकली मेंटल डैमेज होना चाहिए, ना कि कोई फिजिकल डैमेज होना चाहिए। अब इसके ये दो केस हैं, विल्किंसन वर्सेस डाउनटन और मैक्लविंगलिन वर्सेस ओब्रायन। विल्किंसन वर्सेस डाउनटन में क्या होता है कि जो डिफेंडेंट रहता है वो प्लेंटिफ को आके कहता है कि अरे वहाँ हॉर्स रेसिंग चल रही थी, वहाँ पे आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ भी होता है, तो जो प्लेंटिफ है उसे ये लगता है कि हाँ हुआ, और वो नर्वस शॉक लग जाता है, वो बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाती है उनकी पूरी बॉडी, जबकि उनके पति का एक्सीडेंट नहीं हुआ रहता है। लेकिन ये जो खबर लेके आता है, ये ठीक है किसी मिस्टेक से उसने गलत खबर दे दी, बट इसकी खबर देने के कारण उन्हें नर्वस शॉक लगा, इसलिए ये लायबल होगा। समझ रहे हैं? मान लीजिए एक्स और वाई का एक्सीडेंट होता है और जेड जाता है एक्स की वाइफ डब्ल्यू के पास कि आपको पता है एक्स का एक्सीडेंट हो गया। तो अब अगर नर्वस शॉक लगता है तो वाई इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, जेड इज रिस्पॉन्सिबल। क्यों? क्योंकि जेड ने जाकर बताया इसलिए नर्वस शॉक लगा, वाई ने एक्सीडेंट किया इसलिए नहीं लगा। हो सकता अगर आराम से बात पता चलती तो नर्वस शॉक नहीं लगता, या अगर वो खुद हॉस्पिटल जाकर या फिर एक्सीडेंट के स्पॉट पर जाकर एक्सीडेंट देख लेती है या हॉस्पिटल में जाके अपने हस्बैंड की हालत देख लेती, तब नर्वस शॉक लगता तो वाई लायबल होता। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप में कि या तो वो खुद एक्सीडेंट स्पॉट पर हो या फिर एक्सीडेंट स्पॉट के बाद जो इमीडिएट स्पॉट हो वहां पे प्रेजेंट हो। इसके बाद ये जो केस है मैक्लविंगलिन वर्सेस ओब्रायन। तो अगला जो केस है वो है मैक्लविंगलिन वर्सेस ओब्रायन। मैक्लविंगलिन वर्सेस ओब्रायन के केस में क्या होता है कि जो प्लेंटिफ रहता है उसके हस्बैंड और 3 बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें से एक लड़की की डेथ हो जाती है और 2 को कुछ इंजरीज हो जाती है। ये एक्सीडेंट स्पॉट पे तो नहीं थी, बट जब हॉस्पिटल में ये अपने रिलेटिव्स की साइट देखती हैं, जब रिलेटिव्स को देखती है, उन पे इंजरीज देखती हैं, तो इन्हें नर्वस शॉक लग जाता है। तो जैसे कि हमने बात करी थी प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप में कि या तो वो एक्सीडेंट के स्पॉट पर हो या फिर एक्सीडेंट के बाद वाला जो इमीडिएट स्पॉट हो वहां पे हो। तो एक्सीडेंट के बाद का इमीडिएट स्पॉट क्या हुआ? हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में इन्होंने देखा, इन्हें नर्वस शॉक लगा, तो जिसने एक्सीडेंट किया ही वॉज लायबल एंड उन्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो
क्या होता है नर्वस शॉक में? एक शॉकिंग इवेंट होता है, उस प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप होती है किसके बीच में? जिसके बारे में इवेंट रहता है और जिसको नर्वस शॉक लगता है। रीजनेबल फोरसाइटनेस, कि भाई एक रीजनेबिलिटी भी होती है कि भाई इस एक्ट से इसे नर्वस शॉक लग सकता है या नहीं लग सकता है, जैसा कि हमने ये एक्सीडेंट वाले केस में देखा था। और इससे हमेशा साइकेट्रिक डैमेज होता है, ना कि फिजिकल डैमेज। ये होता है आपका नर्वस शॉक का कंसेप्ट। अब इसके बाद हमारे दो और थोड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बचे, वो है डिफेमेशन और आपका मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। उन्हें हम बहुत डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। डिटेल में हमने इसे भी पढ़ा है, पर ये है ही इतना छोटा कंसेप्ट। ये जो कंसेप्ट है बहुत छोटे छोटे हैं और इन पे क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं, पर कभी कभी जब किस्मत खराब होती है तो एक आध क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है। तो हमें ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। चलिए, तो अब हम देखते हैं डिफेमेशन।